हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स कह लो, और इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे फेडरलिज्म। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 मैं करा चुका हूँ, पावर शेयरिंग। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप चैप्टर नंबर 1 जरूर देखें, और उसकी लिंक जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। डोंट वरी, बट आप रिदम में पढ़ें सारी चीज़ों को, ताकि चीज़ें कनेक्ट हो पाएँ। अगर चीज़ें कनेक्ट नहीं होंगी तो फिर आपको सब्जेक्ट में पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग जरूर पढ़ें। तो शुरुआत करते हैं फेडरलिज्म की। इसके बारे में चैप्टर 1 में थोड़ा सा हमें आइडिया लग गया था। तो एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा फेडरलिज्म का मतलब क्या है, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम क्या होता है। इंडिया में अपने में है फेडरल सिस्टम, ध्यान रखना, अपना जो देश प्यारा भारत है, भारत में हमारे में है फेडरल सिस्टम को हमने अपना रखा है। अच्छा, ये यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम क्या है? ये गवर्नमेंट के सिस्टम है, गवर्नमेंट के टाइप्स हैं। किसी कंट्री में गवर्नमेंट जो होती है वो यूनिटरी होती है, किसी कंट्री में होती है फेडरल। अपने प्यारे देश में है फेडरल सिस्टम। पहले हम देखेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, जो हम मतलब पिछले वाले चैप्टर में छोड़ के आ गए। कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो भी ठीक है, और नहीं पढ़ा तब भी ठीक है। हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था कि जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो प्रकार से होता है। मेनली मेन बता रहा हूँ मैं, पावर को हम दो प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है वर्टिकल। उसके अलावा और भी है, अभी फिलहाल हमें दो चीज़ पर फोकस करना है, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये है पावर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपने चैप्टर में नहीं है, जस्ट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर बता दिया है कि हमारे यहाँ पर इंडिया में पावर जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, तीन चीज़ों के बीच में किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर आप देखो यूनियन गवर्नमेंट, ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट। अगर यूनियन गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हम देखें किसके कितने भाग हैं, तो मेनली तीन भाग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये हम कह सकते हैं जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर इन तीन ऑर्गन्स में डिवाइडेड है। पहला है लेजिस्लेचर, जिसका काम होता है लॉ बनाना, कानून बनाना। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जिसका काम होता है लागू करना, जो लॉ बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उनको इम्प्लीमेंट करना। तीसरा है जुडिशरी, अगर मान लो ये लॉ जो बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, तो उसके डिसीजन कौन लेगा कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं, वो डिसाइड करती है जुडिशरी। इसके अलावा और भी काम है, हमें नहीं जाना, ठीक है। अपने देश में लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट इसके इंटीग्रल पार्ट होते हैं। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है जो लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं। जुडिशरी में आपने देखा होगा अपने सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है। हालांकि अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोर्ट अलग अलग है, कोर्ट हमारे यहाँ जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट्स हैं, फिर लोकल कोर्ट्स हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो जब पावर ऐसे मतलब एक ही मतलब ऐसी लाइन में डिवाइड हो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो इन दिस द पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में पावर जो है वो तीन भागों में डिवाइड होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। दूसरा हमने देखा था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल मतलब सबसे ऊपर आप ऐसे ले लो, सबसे ऊपर ले लो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे आ जाएगी स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे आ जाएगी लोकल गवर्नमेंट। तो ऐसे करके जो वर्टिकल डिवीजन होता है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब टॉप टू बॉटम, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, टॉप टू बॉटम पावर डिवाइडेड। बॉटम में कम पावरफुल अथॉरिटीज है, इसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा पावरफुल अथॉरिटी, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल अथॉरिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में हम लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सॉरी चैप्टर में, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। द डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज वर्टिकल। तो हायर ऊपर होती है गवर्नमेंट और लोअर नीचे होती है। तो ऐसे करके हायर टू लोअर अगर आप देखोगे तो ऐसा जो डिवीजन होता है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। Power can be shared among governments at different levels. A general government for the entire country and a government at provincial and regional level. तो आप देखोगे पावर को हम ऐसे शेयर कर सकते हैं, एक तो पूरे देश की सरकार बना सकते हैं और एक बना सकते हैं रीजनल गवर्नमेंट। रीजनल मतलब जिनको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। ऐसे करके हम पावर को डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पावर दे दो, स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर दे दो। ऐसे जो पावर जो डिवाइड की जाती है ना, ध्यान रखना, ये जो अरेंजमेंट होता है कि पूरे देश की एक सरकार और स्टेट्स की अलग अलग सरकार, इसको हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर
इंटायर कंट्री यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। इन इंडिया इट इज़ नोन एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। तो आपने देखा होगा हमारे देश में जो पूरे देश की जो सरकार है उसको हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, इसको इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। इन इंडिया इट इज़ नोन एज स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो भारत में जो गवर्नमेंट है ये तो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती हैं उनको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, मगर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। जैसे चाइना में जस्ट इमेजिन स्टेट नहीं बोलते, प्रोविंस बोलते हैं। इवन बहुत सारे कंट्रीज में स्टेट की जगह पर प्रोविंस का इस्तेमाल करते हैं, मगर भारत में जो ये रीजनल लेवल पर गवर्नमेंट होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। अब बाहर क्या बोलते हैं दैट इज डिफरेंट थिंग। The same principle can be extended to the levels of government lower than state government such as municipality and पंचायत। तो आपने देखा होगा भारत में सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर है स्टेट गवर्नमेंट, फिर है लोकल गवर्नमेंट। तो ऐसे करके ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है और ये बहुत कम पावरफुल है। फिर आपने देखा होगा लोकल लेवल पर भी इसको डिवाइड कर रखा है। गाँव में पंचायती राज सिस्टम चलता है, शहरों में म्यूनिसिपलिटी वाला सिस्टम चलता है। तो ये है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, ओके अब हम शुरुआत करते हैं अपने प्यारे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जो अब चैप्टर में क्या दे रखा है, पहले तो यहाँ पे बता रखा है इंट्रोडक्शन में फेडरलिज्म इन बेल्जियम। तो आपने देखा होगा बेल्जियम में क्या किया गया था, जो पावर थी वो पावर डिवाइड कर दी जाती है और सिस्टम बिल्कुल सेट हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। ये बेल्जियम में आपने देखा। वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दिस पावर टू रीजनल गवर्नमेंट। तो बेल्जियम की सरकार ने क्या किया था, आपने देखा था कि अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो खुद की पावर्स कम करके उन पावर्स को किसको दे दिया, रीजनल गवर्नमेंट, ताकि रीजनल गवर्नमेंट्स पर जो लोग हैं मतलब अलग अलग रीजन्स में जो लोग हैं वो खुश हो सके, उनको भी लगे कि यार हाँ हमारी भी मतलब यहाँ पर कुछ इज्जत है, हमें भी कुछ पावर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावर एक ही जगह, जब देखो पावर जब एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड होती है तो बहुत सारे उसके विरोधी हो जाते हैं, और जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो लोगों में फिर शांति रहती है। ठीक है, और वहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो मेन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया गया था बेल्जियम के में क्या किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर रिड्यूस करके किसको दे दी गई थी, रीजनल गवर्नमेंट को। रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, दे हैड their roles and powers, but all these powers were given by these governments and could be withdrawn by the सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है रीजनल गवर्नमेंट अभी आई थी ये कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करने के बाद। बेल्जियम में पहले भी रीजनल गवर्नमेंट हुआ करती थी, उनकी पावर्स दी गई थी, उनको रोल दिए गए थे कि आपको ये करना है वो करना है, मगर ये पावर जो दी जाती थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इनको कभी भी वापस लिया जा सकता था। पहले ये कंडीशन हुआ करती थी, मगर 1993 में यहाँ पर एक चेंजेस देखने को मिलता है। क्या चेंजेस देखने को मिलता है कि रीजनल गवर्नमेंट्स पर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, रीजनल गवर्नमेंट को जो पावर दी गई थी वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि आपको भाई ये पावर्स मिलेंगी। अब रीजनल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो पहले मतलब देखी जाए तो पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी, रीजनल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वीक हुआ करती थी। और जब सेंट्रल पावरफुल हो और स्टेट वीक हो तो ऐसा सिस्टम होता है हमारा यूनिटरी सिस्टम। मगर इन्होंने सेंटर ने क्या किया, पावर्स किसको दे दी, रीजनल गवर्नमेंट को दे दी। जब पावर डिवाइड हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, जब पावर डिवाइड हो जाती है सेंटर और स्टेट के बीच में तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बेल्जियम ने क्या किया, अपने यूनिटरी सिस्टम को फेडरल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। तो इनके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, अभी तो बस समझते चलो। श्रीलंका में हमने क्या देखा, श्रीलंका में हमने ये देखा था कि सारी की सारी पावर नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में थी और ये नेशनल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को बाकी रीजनल गवर्नमेंट को नहीं देना चाहती थी। तो इन श्रीलंका कंटिन्यू टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज ए यूनिटरी सिस्टम। श्रीलंका में हमें देखने को मिलता है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम का क्या होता है, जहाँ पे सारी की सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो उसको हम बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। तो श्रीलंका में हमें यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है, सारी की सारी पावर जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, नेशनल जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट थी उनके पास कुछ नहीं था। यहाँ के जो तमिल लीडर्स थे, ध्यान रखना, इवन इंडिया के जो तमिल लीडर्स थे, इवन यहाँ पर भी जो तमिल लीडर्स थे, ये डिमांड कर रहे थे कि श्रीलंका फेडरल सिस्टम को अपनाए, श्रीलंका में फेडरल सिस्टम होना चाहिए, श्रीलंका को फेडरल गवर्नमेंट वाला सिस्टम अपनाने की ज़रूरत है और पावर शेयर करने की ज़रूरत है, रीजनल गवर्नमेंट के पास भी पावर होनी चाहिए।
मगर श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है इनके लिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिट्टे बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे फेडरलिज्म की डेफिनेशन की फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछी जा सकती है, क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाई फेडरलिज्म, तो आपको ये डेफिनेशन देनी है। Federalism is a system of government in which power is divided between central authority and various constituent units of the country। देखो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये चैप्टर आपको पूरी की पूरी पॉलिटिकल साइंस में हेल्प करेगा, ध्यान देना। तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर जो पावर है वो डिवाइडेड होती है, ध्यान रखना। पावर क्या होती है, पावर डिवाइडेड होती है किसके बीच में, एक तो हो गई सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी मतलब देश की सरकार, पूरे देश की सरकार, और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब है स्टेट्स। अब जैसे भारत में आपको पता है आज की डेट में 28 स्टेट्स हैं, है ना, 28 स्टेट्स हैं और 8 जो हैं यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये 28 स्टेट्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, क्योंकि स्टेट्स मिलके क्या बना रहे हैं, देश बना रहे हैं। तो फेडरलिज्म क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर पावर डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। अब कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री का मतलब है जो स्टेट्स या प्रोविंसेस होते हैं उसमें। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं बता दूं, फेडरलिज्म का मतलब है जहां पे पावर डिवाइड हो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो ऐसा सिस्टम होता है फेडरलिज्म, ठीक है। ऐसी गवर्नमेंट कहलाती है फेडरल गवर्नमेंट, ओके। ये फेडरेशन हैव 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर आपको फेडरेशन देखने को मिलेगा, वहाँ पर 2 लेवल की गवर्नमेंट मिलेगी। एक तो मिलेगी पूरे देश की सरकार जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, एक जो होगी आपकी रीजनल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री। तो फेडरल सिस्टम में आपको एक तो सरकार कैसी देखने को मिलेगी, पूरे देश की सरकार, दैट इज यूजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर ए न्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। तो आपको फेडरलिज्म में क्या देखने को मिलेगा, एक तो पूरे देश की सरकार होगी जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट पर काम करेगी। अब कॉमन नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, देश हित के जो मतलब सब्जेक्ट होते हैं उन पर काम करती है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, विदेशों किस देश के साथ कैसे रिलेशन होंगे ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। करेंसी को कंट्रोल करना या पॉलिसी बनाना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। करेंसी प्रिंटिंग करना सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन, बहुत सारी, और सिक्योरिटी का मामला हो, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, पूरे देश की सरकार देखती है, ठीक है। दूसरी होती है द अदर्स आर द गवर्नमेंट एट लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स। तो मैंने बताया एक तो पूरे देश की सरकार होगी और एक स्टेट्स या प्रोविंसेस के लेवल की जो सरकार होती है जो क्या करती है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट, मतलब अपने स्टेट में जो डे टू डे होने वाली घटनाएं, डे टू डे जो प्रशासनिक घटनाएं उनको देख रेख करती है। डे टू डे मतलब एजुकेशन का सिस्टम हो गया, जस्ट इमेजिन, ठीक है, लैंड से रिलेटेड सिस्टम हो गया, पुलिस का वाला सिस्टम हो गया। तो मतलब स्टेट में बहुत सारे डे टू डे वर्क होते हैं, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए जो सरकार होती है उसको हम बोलते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। तो फेडरल सिस्टम में जो 2 लेवल है गवर्नमेंट के, एक तो हो गया पूरे देश की सरकार, एक हो गई स्टेट की सरकार, ठीक है। तो फेडरल मतलब 2 लेवल, फेडरल मतलब 2 लेवल या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। पर मेनली आपको 2 लेवल देखने को मिलेंगे, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी और एक स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। बोथ दीज गवर्नमेंट्स एंजॉय द देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। ध्यान रखना यहाँ पे तो जो दोनों गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनको क्या है, अलग अलग पावर्स दी गई हैं। और ये सारी चीज़ें हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई होती हैं, ध्यान रखना किस में लिखी हुई होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखी हुई होती हैं, जो मतलब देश का संविधान होता है। अब हम देखेंगे यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम में अंतर देखेंगे। तो यूनिटरी, देखो यूनिट का मतलब होता है एक, है ना, यूनिटरी का मतलब एक, फेडरल आप समझ गए होंगे जहाँ पे पावर डिवाइडेड हो। तो सिंपल सी देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड द यूनिट्स गवर्नमेंट मे बी क्लासिफाइड एज यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। तो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन के आधार पर हम गवर्नमेंट को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो फेडरल गवर्नमेंट और दूसरी है, सॉरी, एक तो है अपनी यूनिटरी गवर्नमेंट और दूसरी है फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट, इन ए यूनिटरी गवर्नमेंट ऑल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ध्यान रखना यूनिटरी गवर्नमेंट ऐसी होती है जहाँ पे सारी की सारी पावर्स किसके हाथ में एक्यूमुलेटेड होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में।
सारी की सारी पावर, ध्यान रखना, कोई देश है उसमें पूरे देश को कंट्रोल करने की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो वहाँ पे जो सरकार होगी वो कहलाती है यूनिटरी गवर्नमेंट। अब जहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट होती है वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो बेचारी बहुत कमज़ोर होती है, उनके पास कोई पावर्स नहीं होती हैं, सारी की सारी पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इन ए फेडरल गवर्नमेंट द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द यूनिट्स। तो जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी वहाँ पर पावर डिवाइड होगी सेंटर के बीच में, और यूनिट्स का मतलब है स्टेट्स के बीच में। सेंटर और स्टेट्स के बीच में अगर पावर डिवाइडेड है तो इसको हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। चलो इनके बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा हम पढ़ लेते हैं। यूनिटरी सिस्टम, तो यूनिटरी गवर्नमेंट इज काइंड ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम इन विच सिंगल पावर विच इज नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल द होल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे एक ही पावर होती है, एक ही पावर होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और वही पूरे देश को चलाती है, वही पूरी सरकार की देखरेख करती है। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको यूनिटरी सिस्टम में या तो देखने को मिलेगा एक ही लेवल पर सरकार होती है, या उसके नीचे कुछ गवर्नमेंट होती हैं, सबऑर्डिनेट होती हैं, सबऑर्डिनेट यूनिट्स होती हैं। अब देखो, या तो पूरे देश को चलाने के लिए एक ही सरकार होगी यूनिटरी सिस्टम में, या इस जो देश की सरकार है इसके नीचे छोटी छोटी सब यूनिट्स बना के रखते हैं। मगर ये सब यूनिट्स को कंट्रोल कौन करता है? इन सब यूनिट्स को कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे सारी की सारी पावर्स किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। इसके अंडर सब यूनिट्स भी हो सकती हैं, मगर ये सब यूनिट्स सबऑर्डिनेट होंगी, मतलब किसी के नीचे होंगी। किसके नीचे होंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे होंगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट्स के लिए ऑर्डर पास कर सकती है, और इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इनकी बात माननी ही माननी पड़ेगी, क्योंकि यूनिटरी में पावरफुल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है। इन यूनिटरी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू इंक्रीज और कर्टेल द पावर ऑफ सब नेशनल यूनिट्स। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है या यूनिटरी गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर होती है कि वो अपनी नीचे वाली जो गवर्नमेंट है, नीचे वाली जो यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं, उनकी पावर को बढ़ा भी सकती है, उनकी पावर्स को हटा भी सकती है। एग्जाम्पल देखें चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक ही पार्टी रूल करती है, सऊदी अरेबिया, यूके, यहाँ पर आपको यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। तो मेन बात यूनिटरी सिस्टम की ध्यान रखना, यहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि जो रीजनल अथॉरिटी होती है बेचारी कमजोर होती हैं। अब फेडरल सिस्टम की बात करते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट इज टाइप ऑफ नेशनल गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट हैव द पावर्स टू डेलीगेट्स द पावर्स टू अदर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स। तो ध्यान रखना फेडरल सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर होती है, नेशनल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो अपनी पावर्स को अदर इलेक्टेड मेंबर्स को दे सकते हैं, स्टेट्स के जो इलेक्टेड मेंबर हैं उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो इन फेडरल गवर्नमेंट द पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द यूनिट्स। तो फेडरल गवर्नमेंट में आपको देखने को मिलेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन की वो पावर है वो डिवाइडेड होती है सेंटर के बीच में और यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट्स का मतलब है स्टेट्स के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में आपको पावर डिवाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ यूनिट आ रहा है मतलब समझ लो स्टेट की बात कर रहे हैं। इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेंटर और स्टेट अलग अलग पावर डिवाइडेड होती है, स्टेट्स के पास कुछ पावर्स होती हैं, सेंटर के पास कुछ पावर्स होती हैं। यहाँ पर सेंटर जो है हर बार स्टेट को यूँ नहीं बोल सकता कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, हर बार नहीं बोल सकता, कुछ सब्जेक्ट में बोल सकते हैं, मगर जनरली आप यहाँ पे फेडरल सिस्टम में हमें देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती कि आप ये करो या वो करो स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी हुई होती हैं। ये जो सिस्टम है फेडरल सिस्टम, ये यूनिटरी गवर्नमेंट के बिल्कुल अपोजिट है, या यूनिटरी सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि यूनिटरी में तो सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, मगर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को भी हम पावर से दे के रखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे फेडरल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास भी कुछ पावर्स होती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो काम कर रही है अपने उसके प्रति जवाब देने की जरूरत नहीं है। किसको? सेंटर को जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, जो पावर्स दी गई उन पावर्स को वो इस्तेमाल कर सकती है। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू दी पीपल। मगर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आपको ये दोनों सरकार जो हैं वहाँ के लोगों के प्रति जिम्मेदार होती हैं। जैसे भारत में आपको देखने को मिलेगा, भारत में जो नेशनल गवर्नमेंट है वो अपने लोगों के प्रति जिम्मेदार है। सरकार चाहे तो नेशनल गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है वो भी भारत के लोगों के प्रति जिम्मेदार है। ठीक है,
और स्टेट गवर्नमेंट में स्पेशली जैसे मान लो राजस्थान की गवर्नमेंट है, तो राजस्थान के लोग जो हैं इसको हटा सकते हैं, और जो राजस्थान की गवर्नमेंट है वो राजस्थान के लोगों के प्रति जिम्मेदार होगी। नेशनल गवर्नमेंट है वो भी हर स्टेट्स के जो लोग हैं उनके प्रति जिम्मेदार होती है। तो मतलब लोग तो कॉमन है, तो सरकार जो है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, वो लोगों के प्रति जिम्मेदार होती है, आंसरेबल होती है। उसको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने ये कानून बनाया, क्यों उन्होंने ये पॉलिसी बनाई। लोग कहेंगे तो उसको हटाना भी पड़ेगा, तो वो आंसरेबल है। लोग उनसे पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कुछ भी पूछ सकते हैं। लोगों के पास पावर है, क्योंकि यही तो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होती है, पावर जो है वो किसके हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें अपना प्यारा भारत में, आपको देखने को मिलेगा कैसा सिस्टम, फेडरल सिस्टम देखने को मिलेगा। इवन पाकिस्तान में भी फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है, ब्राज़ील, यूएसए, कनाडा, कई सारे कंट्रीज में, जनरली वर्ल्ड के ज़्यादातर देशों में आपको फेडरल सिस्टम ही देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, फेडरल सिस्टम में सेंटर और पावर जो है सेंट्रल और रीजनल अथॉरिटीज़ में क्या होती है, डिवाइडेड होती है। यहाँ पर हम यूँ नहीं कह सकते कि ये स्ट्रॉन्ग है या ये स्ट्रॉन्ग है। मगर इंडिया के केस में मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे इंडिया के केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है। भले ही हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, मगर इंडिया में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला टॉपिक फिनिश। ठीक है, अच्छा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है लकी एजुकेशन, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि अगर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ना मिले तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जितने भी वीडियो जाएंगे सब की लिंक आपको यहाँ पर तुरंत डाल दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।